औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री ग्रेड 10th फेडरल बोर्ड 2025। आज के दिन हम लोग यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, यानी कि जितनी भी चीज़ें हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के अंदर हैं, एक्सरसाइज को छोड़ के, यानी कि जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स होंगी, एग्जांपल्स होंगी, एवरी सिंगल थिंग वी विल डिस्कस इन दिस होल चैप्टर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएं इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये फुल हम लोगों ने चैप्टर आज के दिन देखना है, तो हम लोग चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, जहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पूरे चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में। तो ये बड़े ही प्रीमियम नोट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग समझो ये कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की ही ब्रांच है, जिसमें हम लोग पढ़ते होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और केमिकल रिएक्शंस के बारे में, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं। यानी कि इलेक्ट्रो यानी कि बिजली और केमिस्ट्री यानी कि केमिकल की रिएक्शंस आपस में किस तरह से रिलेशन में है, इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर हम लोग बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बात करें तो केमिकल्स हमारे पास कभी कभी बिजली भी बनाते हैं, जैसे कि बैटरीज में होता है, जो हमारे पास सोलर की बैटरीज हो गई, यूपीएस की बैटरीज हो गई, इन सब में क्या है, केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जैसे कि बैटरीज में बनाते हैं। और कुछ दफ़ा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी केमिकल्स को रिएक्ट करने में मदद करती है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कॉन्सेप्ट में होता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देखेंगे आगे चल के, अभी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या करते होते हैं कि ब्रेकिंग थिंग्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हम चीज़ों को तोड़ते हैं किसके ज़रिए, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके। दूसरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास होता है एक लेयर किसी भी मेटल की हम लोग लगाते हैं दूसरे किसी भी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके। लेकिन थर्ड चीज़ है वोल्टेज सेल्स। वोल्टेज सेल्स हमारे पास जैसे बैटरीज होती हैं, तो ये हमारे पास क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं केमिकल्स को यूज़ करके। तो ये तीन चीज़ों के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेनली यूज़ होती है। अब चंद मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत यूज़ होते हैं, जिसमें एनोड और कैथोड है। एनोड और कैथोड वो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर रिएक्शंस होंगे। एक और चीज़ है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस तरह से। एक और चीज़ है मूवमेंट ऑफ आयंस, यानी कि आयंस से मुराद होता है ऐसे हमारे पास चीज़ें जिसके ऊपर साइंस हो, पॉजिटिव नेगेटिव के। सो आयंस हमारे पास लिक्विड के इनसाइड मूव करते हैं और उसको हम लोग कहते होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब हम लोगों ने मेन अपना 4.1 यहाँ पर स्टार्ट करना है, जो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या हैं आखिर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स डिवाइसेस हैं, यानी कि टूल्स हैं, मशीन्स हैं, जो कि कुछ काम करती हैं। क्या काम करती हैं ये हमारे पास केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, या फिर इसका उलट करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। सो दो टाइप्स हैं हमारे पास जो आप लोगों ने मेनली यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, हम लोग बिजली देते हैं सिस्टम को, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन को फोर्स करता है कि वो हैपन हो जाए, यानी कि खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन नहीं होगा जब तक हम लोग बिजली ना दें इसको। तो इसमें खुद ब खुद नहीं होगा, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि खुद से नहीं होगा। जबकि दूसरी चीज़ है गैल्वेनिक सेल, इसको हम लोग वोल्टाइक सेल भी कहते होते हैं। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन खुद से होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है, जिस तरह से बैटरीज में हमारे पास होता है। तो उसको हम लोग देखेंगे आगे फर्दरली चल के भी। अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर मेन चीज़ देखनी है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं जी, नेचर से पहले हम लोग आएंगे, नेचर को पहले देख लेते हैं। ओके जी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या है। इसके अंदर हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन से मुराद ये है कि कोई भी एक सब्सटेंस हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, यानी कि वो खो देगा, किसी और को दे देगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो उसको ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। या आप लोगों ने बड़े गौर से टर्म्स याद रखनी है। जो दूसरा सब्सटेंस इन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करेगा, गेन करेगा, वो रिडक्शन करेगा। रिडक्शन
ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि एक लूज कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है सेल्स के अंदर। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन, अगर गेन करेगा तो रिडक्शन। कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं देता हूँ, स्पॉन्टेनियस वर्सेस नॉन स्पॉन्टेनियस के। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो है जो खुद से होता है, यानी कि उससे बाहर की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम लोग अगर आयरन को, यानी कि कोई भी लोहे को रख दें, कोई भी नील वगैरह रख दें, कील जिसको कहते हैं, नील बोल गया हूँ, कपड़ों वाला नील नहीं, जो कील होती है, उसको अगर हम लोग हवा में रख दें तो उसको जंग लग जाएगा हवा की वजह से। उसके लिए उसको कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बैटरी अगर काम कर रही है कि वो एक बल्ब को लाइट अप करे, तो उसके लिए भी उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ये रिएक्शंस खुद से होते हैं, तो जो खुद से होंगे वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होंगे कि इनको बाहर से एनर्जी चाहिए कि ये हैपन हो या कर हो। किस तरह से? अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास पानी H2O होता है, हम लोग नहीं चाहते पानी होता ही H2O है, तो अगर हम लोग कहते हैं कि H2O में हम लोग H को अलहदा करना चाहते हैं, ऑक्सीजन को अलहदा करना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, तो ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये कभी खुद से नहीं होगा, हमें करना होगा बाहर से एनर्जी लगा के। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पंपिंग वाटर अप हिल, यानी कि अगर पानी को हम लोगों ने ऊपर कहीं किसी बिल्डिंग पे लेके जाना है, ऊपर किसी हिल पर लेके जाना है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत पानी ऊपर नहीं आएगा, उसके लिए भी हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, मोटर लगानी पड़ेगी। तो वो सब कौन से प्रोसेसेस हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं। जो जिसको बाहर से एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। फर्दरली, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस 4.1.2। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं आयनिक कंपाउंड को, आयनिक कंपाउंड कौन है? जिसके ऊपर कोई साइन हो, यानी कि NaCl है समझो, तो Na पॉजिटिव Cl माइनस, उसको अगर हम लोग माइनस उसको हम लोग पानी में डालते हैं, तो वो हमारे पास क्या करेगा? पानी में डालने से नमक पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, Na अलहदा हो जाएगा, Cl अलहदा हो जाएगा, क्योंकि Cl के ऊपर नेगेटिव है, Na के ऊपर पॉजिटिव था। अब ये जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेंगे थ्रू आउट, और इन्हीं चीज़ों को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की मैंने एग्जांपल दी, जैसे कि NaCl जो हम लोग नमक यूज़ करते हैं, टेबल साल्ट वाइट वाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे मैदे में है, KCl, पोटाशियम क्लोराइड, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, OH जिसमें है ये बेस होती है, 9th में पढ़ा हुआ है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सी हैं? जो कि इस तरह की हरकत नहीं करती, ग्लूकोज हो गई, यूरिया हो गई, सक्रोस हो गई, दीज डोंट मेक आयंस इन वाटर। ओके, आगे जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ये एक स्पेशल काइंड का सेल है। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है ताकि एक केमिकल रिएक्शन हैपन हो जाए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है ताकि केमिकल रिएक्शन हो जाए, यानी कि ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक कंटेनर है। कंटेनर क्या करता है? लिक्विड को होल्ड करके रखता है। दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे पास एक लिक्विड होता है जिसके अंदर कोई ना कोई आयंस हो सकते हैं, कोई भी आयंस हो सकते हैं, उसकी मर्जी। फिर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एक बैटरी भी चाहिए होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करे। अब अंदर क्या होगा इसके अंदर? अब बैटरी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगी सिस्टम के अंदर आए ताकि, अब इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड पे मूव करेंगे, यानी कि जो पॉजिटिव आयंस हैं, कैट आयंस हमारे पास पॉजिटिव हैं, वो कैथोड पे जाएंगे, यानी कि ये पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव वाले पे गए, यानी कि कैथोड पे गए। कैथोड क्या है? नेगेटिव है। अगर कैथोड नेगेटिव है तो उसकी तरफ पॉजिटिव वाली जाएंगे ना, दोनों हमारे पास डिफरेंट चीज़ें जाती होती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो यानी कि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, नेगेटिव आयंस आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? कैथोड गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से रिडक्शन होगी। जो गेन करता है वो रिडक्शन करता है। जो नेगेटिव वाले आयंस हैं, नेगेटिव आयंस, वो नेगेटिव है, अब वो एनोड पे जाएंगे। एनोड खुद क्या है? पॉजिटिव है। एनोड पॉजिटिव है, उसके ऊपर कौन जाएगा? एन आयंस जाएंगे, यानी कि नेगेटिव वाले जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को ट्रैक करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये लोग इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ऑक्सीडेशन करता है, जो गेन करेगा वो रिडक्शन करेगा। आगे चलते हैं।
तो सिंपल सी बात हमने जो देखी है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लूज होकर जा रहे हैं कैथोड पे, और कैथोड से आप रिडक्शन कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं। 4.2 में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जो कि हमारे पास तब होगा जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। ये हमारे पास मोल्टन या डिजॉल्व्ड आयनिक सब्सटेंसेस के अंदर होता है। मोल्टेड यानी कि जो मेल्टेड होते हैं, या डिजॉल्व्ड आयनिक सब्सटेंसेस उनके अंदर होगा। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। और आयंस हमारे पास मूव करेंगे अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। कैट आयंस हमारे पास जाएंगे कैथोड पे, यानी कि पॉजिटिव से तो नेगेटिव वाले पे जाएंगे। एन आयंस जाएंगे हमारे पास एनोड पे। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसको बड़े गौर से समझो। इसकी वजह से ये जो आगे पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब है बड़ा कंपाउंड तो बड़ा था, लेकिन अब वो सिंपलर पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो, एनोड हमारे पास है, पॉजिटिव टर्मिनल है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। एनोड से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? कैथोड पे जा रहे हैं। और एम को अगर हम लोग कहते हैं पॉजिटिव है, तो वो हमारे पास नेगेटिव वाले टर्मिनल पे अट्रैक्ट हो रहा है। ये नेगेटिव एक्स, तो ये हमारे पास पॉजिटिव वाले टर्मिनल कैथोड पे जा रहा है। ओके, ये बात हम लोगों ने देख ली अच्छे से। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट है। कॉन्सेप्ट असेसमेंट में हमें कहता है कि स्केच एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड KCl। KCl हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरह से। एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर दो, एक तरफ एनोड लगा देंगे, एक तरफ कैथोड लगा देंगे। मैंने अंदर ही डुबा दिया बेचारों को, थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ, थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ। यहाँ पर ये एक हम लोगों ने एनोड बना लिया, ये कैथोड बना लिया। एनोड हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। और KCl इसमें हम लोगों ने लेना है, तो मतलब कि K और Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव है, तो ये K वाला जो है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और क्लोराइन साहब हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल पे अट्रैक्ट होंगे। अब ये तो हम लोगों ने कर दिया, इसको हम लोगों ने कंटेनर में डाल दिया, दो इलेक्ट्रोड्स उन्हें डाल दिए। एक बैटरी के साथ इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, समझो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट मैंने कर दिया। अब हम लोगों ने सिर्फ ये शो करना है कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर। सही हो गया? इतना सा हम लोगों ने काम करना था, जो मैंने आप लोगों को बना दिया। स्केच फॉर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के लिए भी सेम करना है, बस Na पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पर Na पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव ही रहेगा। ओके, सेम काम हम लोगों ने इसी तरह से करना। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ के ऊपर हम लोग चलते हैं। ये ग्लॉसरी है, मैं आराम से चलाता हूँ, आप लोगों ने नोट करनी है, नोट कर लो। कोई भी वर्ड मुश्किल लगा है, कोई भी चीज़, मेन चीज़ आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन हमारे पास हुआ करेगी एनोड पे और रिडक्शन हुआ करेगी कैथोड पे। यानी कि कैथोड हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और एनोड हमेशा हमारे पास लूज करता है। हमेशा नहीं, आगे चेंजेस भी देखेंगे हम लोग के जो आएंगी। ओके, अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स। मोल्टन क्या है? मोल्टन से मुराद होता है मेल्टेड, यानी कि लिक्विड के अंदर मेल्ट हो सकती है कोई भी चीज़, जब हम लोग उसको हीट दे दें वो सब हमारे पास मोल्टन कहलाता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड्स, ये हम लोग क्यों करते होते हैं? ताकि हम लोग सोडियम, प्योर सोडियम मेटल हासिल कर सकें अन्य। और ये प्रोसेस हमारे पास फैक्ट्रीज के अंदर होता है, और इसके लिए हम लोग एक स्पेशल मशीन यूज़ करते हैं जिसको हम लोग डाउन सेल भी कहते होते हैं। अब डाउन सेल हमारे पास क्या है? डाउन सेल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि फ्यूज्ड, यानी कि मेल्टेड सोडियम क्लोराइड उसमें होता है। एनोड हमारे पास कैथोड होता है, दोनों चीज़ें होंगी। एनोड आयरन से मिलकर बना होगा, कैथोड कार्बन से मिलकर बना होगा। ये बातें याद रखनी है। अब मोल्टन NaCl के अंदर क्या है? उसके अंदर Na पॉजिटिव सोडियम आयंस हैं और क्लोराइड नेगेटिव क्लोराइड आयंस हैं, यानी कि दोनों अलहदा हुए हैं। अब हर इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा? कैथोड के ऊपर क्या होगा? कैथोड पे पॉजिटिव वाले, यानी कि Na पॉजिटिव है तो वो वहाँ पर चले जाएंगे, यानी कि कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इसको रिडक्शन कहते हैं, और ये हमारे पास लिक्विड सोडियम मेटल बनेगा। अब रिएक्शन यहाँ पर जो है वो ये कि Na ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया?
गेन किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, Na लिक्विड में फॉर्म में तब्दील हो गया। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे पॉजिटिव है तो मतलब क्लोराइन, नेगेटिव वाला क्लोराइड वहां पर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पर क्लोराइन गैस बन रही है, यानी कि 2Cl Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये दे रहा है। अगर सिंपल बात करें तो सोडियम मेटल हमारे पास कैथोड से हम लोग उठा रहे थे, और एनोड पे हम लोग क्लोराइड गैस उठा रहे थे, क्लोराइन गैस। ओके, दूसरा जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड PbCl2। ये हमारे पास लेड, प्योर लेड हासिल करने के लिए हम लोग ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। कंटेनर को हम लोग भर देते हैं मोल्टन लेड क्लोराइड से, यानी कि PbCl2 से। इलेक्ट्रोड्स हम लोग यूज़ करते हैं प्लेटिनम और ग्रेफाइट के। अब PbCl2 को क्या होता है, ये हमारे पास Pb2 पॉजिटिव यानी कि लेड आयंस के अंदर, और साथ में क्लोराइड Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हर इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, ये आप लोगों ने इसी तरह से चीज़ें याद करनी है इन प्रोसेसेस को, कि हर एक के अंदर क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिएक्शंस क्या है दोनों पे, इस तरह से एग्जाम्स में आएगा। अब इसमें क्या हो रहा है जी, कैथोड पे क्या हो रहा है कि Pb2 प्लस क्या कर रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, यानी कि ये लेड मेटल बन जाएगा, सॉलिड लेड मेटल बनेगा। रिएक्शन क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, Pb सॉलिड बन गया। एनोड पे क्या है कि क्लोराइन हमारे पास आयंस को लूज कर रही है और क्लोराइड गैस बन रही है, तो इसका फार्मूला सेम है जो पीछे भी देखा है, 2Cl Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर रही है, निकाल रही है। सिंपल में बात करें तो लेड मेटल हमारे पास कलेक्ट हो रहा है बॉटम ऑफ कैथोड के ऊपर, और क्लोराइन गैस रिलीज हो रही है एनोड से। नेक्स्ट चीज, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन। ब्राइन हमारे पास क्या है, NaCl और पानी, अगर नमकीन पानी समझ लो, सॉल्ट का बहुत ही नमकीन पानी जिसको पी के हार्ट अटैक हो जाएगा। वी यूज दिस टू मेक सोडियम क्लोराइन हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस और क्लोराइन गैस। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बनेंगी। और रंग ही चेंज हो गया। अब ब्राइन के अंदर क्या क्या था हमने अभी देखा, एक NaCl और एक पानी है। NaCl से Na अलहदा हो जाएगा और Cl अलहदा, पानी में H अलहदा और OH अलहदा हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होगा, एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर क्लोराइन के जो आयंस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे कैथोड पे, क्योंकि वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन होगी और क्लोराइन गैस निकलेगी। रिएक्शन सेम वही, 2Cl Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे क्या होगा, H पॉजिटिव आयन जो यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएंगे तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, यानी कि रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी यहाँ पर। सो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हाइड्रोजन ने, तो हाइड्रोजन गैस बन गई, H2 बन गई। अब सोल्यूशन के अंदर क्या बचा है, सोल्यूशन के अंदर हमारे पास Na आयंस बच गए और OH आयंस बच गए, यानी कि वो हुआ ही कुछ नहीं उनका। इसकी वजह से Na और OH मिलकर NaOH बना लेंगे। जब हम लोग पानी से इनको रिमूव करेंगे तो हम लोग सॉलिड NaOH हासिल करेंगे। अब सिंपल बात करें तो हमारे पास क्लोराइन गैस एनोड से बाहर निकली, हाइड्रोजन गैस कैथोड से बाहर निकली, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर है, और ये हम लोग बाद में हासिल कर सकते हैं क्योंकि ये बच गया था आखिर में। ओए होए, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड। डिल्यूट का मतलब होता है कि साल्ट पानी के साथ मिक्स हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी है, पानी बहुत ज़्यादा है, नमक कम है। सो इस केस के अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट ही होगा एनोड के ऊपर। डिफरेंट क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन थी अगर हमारे पास, यानी कि एनोड, उसमें जो कॉन्सेंट्रेटेड से मुराद होता है सल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये मैं पूरा प्रोसेस तुम लोगों को बताऊं तो सल्यूट जो चीज़ डाली जाती है, सॉल्वेंट जिसमें डाली जाती है। तो उसमें क्या हो रहा था, कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन के अंदर क्लोराइन आयंस ऑक्सीडाइज हुए थे, और डिल्यूट ब्राइन के अंदर क्या हुआ कि OH आयंस ऑक्सीडाइज हुए थे बजाय कि क्लोराइन के। सो अब इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर कैथोड पे क्या होगा कि हमारे पास जो हाइड्रोजन के आयंस हैं वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, हाइड्रोजन गैस बनेंगे। रिएक्शन क्या है, H और इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाइड्रोजन गैस बन गए। कैथोड पे क्या हुआ, OH आयंस ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और वो ऑक्सीजन गैस बन जाएंगे। रिएक्शन सेम, यानी कि OH हमारे पास क्या आ जाएगा, OH से हमारे पास पानी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस और साथ में इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। समरी बताऊं तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकल रही है, सही है ना, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, ऑक्सीजन गैस एनोड पे, पानी भी बन रहा है, सोडियम और हाइड्रो ऑक्साइड हमारे पास सेम वैसे की वैसी रहेंगी, NaOH का सोल्यूशन।
सो ये थोड़ी सी ग्लॉसरी है वर्ड्स की, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको आराम से चला रहा हूँ ताकि आप लोग नोट कर सकें। कोई भी चीज़ नोट करनी है, किसी भी वर्ड का मीनिंग, कुछ भी याद ना करते रहना, ग्लॉसरी पता होना चाहिए। याद भी कर सकते हो, लाइक ज़ेहन नशीन कर लो। अच्छा जी, आगे है electrolysis of different solutions from dilute H2SO4 to copper sulfates to halides। तो दूसरे में आता है हमारे पास electrolysis of dilute sulfuric acid H2SO4 using platinum electrodes। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो, जब सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास पानी के साथ मिक्स होगा, यानी कि H2SO4, तो H आयंस रिलीज करेगा और साथ में SO4 को भी रिलीज करेगा सल्फेट आयंस के तौर पे, और पानी भी स्प्लिट हो जाएगा H और OH के अंदर। सो अब हमारे पास इस सोल्यूशन में क्या होगा? सोल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिव आयंस अलहदा, नेगेटिव आयंस यानी कि SO4 और OH अलहदा हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमारे पास क्या होगा? कैथोड के ऊपर क्या होगा? कैथोड पे हमारे पास जो H आयंस हैं, H प्लस आयंस, वो यहाँ पर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन गैस बन जाएंगे। अच्छा, रिएक्शन अगर देखो तो सेम 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स और साथ में हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये 2 मोल्स होते हैं, ठीक है, 4 मोल्स, 4। एनोड हमारे पास क्या है? ये बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए होते हैं। एनोड पे हमारे पास OH आयंस लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन गैस बन जाएंगे और पानी में तब्दील हो जाएंगे। रिएक्शन में अगर हम देखें तो OH था, तो पानी में ऑक्सीजन में, और इलेक्ट्रॉन्स उसने रिलीज किए हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन गैस निकली है कैथोड पे, ऑक्सीजन गैस निकली है एनोड पे। ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन घबराना नहीं, इसमें रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आगे जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 का सोल्यूशन में क्या हो रहा है कि कॉपर और सल्फेट अलहदा हो जाएगा, यानी कि Cu2+SO4 ये अलहदा, और पानी के दोनों अलहदा, H और OH अलहदा। अब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा प्रोसेस में? कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा? कैथोड पे अगर हम लोग देखें तो Cu के ऊपर Cu क्या कर रहा है? गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और वो कॉपर मेटल बन जाएगा। सो ये गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस साथ में कॉपर मेटल बन रहा है, और H के जो आयंस है वो इग्नोर हो रहे हैं यहाँ पर। सो Cu2 पॉजिटिव, ये मतलब बहुत जल्दी रिड्यूस हो सकता है। एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पॉजिटिव है बाय द वे। सो जो OH आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं और ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं, और SO4 आयंस जो है वो अनचेंज रहेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ेगी। रिएक्शन में देखें तो OH पानी बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा? कि कॉपर मेटल हमारे पास कैथोड से हासिल होगा, ऑक्सीजन गैस एनोड से निकलेगी, सोल्यूशन पेल हो जाएगा, क्योंकि ब्लू कलर का जो है ना वो आयंस जो है वो डिक्रीज हो गए, कम हो चुके हैं, इसलिए उसका रंग फीका पड़ जाएगा। ओए होए, इतनी रिएक्शन है, कसम से दिमाग ख़राब हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट्स यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब प्लेटिनम की जगह पे हम लोग कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंट है यहाँ पर? कैथोड के ऊपर अगर हम लोग देखें तो पहले की तरह काम हो रहा है, यानी कि कॉपर जो है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और कॉपर मेटल बन रहा है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, कॉपर बन गया। एनोड के ऊपर अगर हम लोग देखें तो जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो खुद डिजॉल्व होता है, और कॉपर क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और कॉपर आयंस में तब्दील हो जाएगा, और ये सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लूज कर रहा है। तो फाइनल अगर हम लोग इसका रिजल्ट देखें तो क्या है कि कैथोड गेन कर रहा है कॉपर को, वो हैवियर हो जाएगा। एनोड लूज कर रहा है कॉपर को, तो वो पतला हो जाएगा। इम्प्योरिटीज़ जो हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड वगैरह, वो बॉटम पे चली जाएंगी डस्ट के तौर पे, और सोल्यूशन ब्लू रहेगा, यानी कि वो हमारे पास Cu2 पॉजिटिव कंटिन्यूसली रिप्लेस हो रहा है। इसलिए डेली लाइफ में अगर बात करें तो ये कहाँ पर यूज़ होता है? इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ताकि हम लोग 99.5% प्योर कॉपर बनाएं। इम्प्योर कॉपर बार हमारे पास यहाँ पर एनोड होगा, प्योर कॉपर बार कैथोड है। CuSO4 प्लस H2SO4 हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। जो रिएक्शंस आप लोगों ने एज इट इज़ सारे के सारे याद करने हैं, ये सब रिएक्शंस याद करने हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इंतहाई से भी इंतहाई। लॉन्ग में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थे इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग आगे बात करें तो है जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हेलाइट कंपाउंड। हेलाइट्स क्या होते हैं? जिसके अंदर हेलोजेंस के आयंस होते हैं। हेलोजन से मुराद यानी ग्रुप 7 वाले, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आइन वाले जितने भी हैं, मोस्टली फ्लोरीन, ये सब हेलाइड्स हैं। 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला है जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिल्यूट हेलाइट सॉल्यूशन।
डिल्यूट NaCl, यानी कि अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो NaCl थोड़ा सा डाला होता है, अगर डिल्यूट है। एनोड के ऊपर क्या होगा, इसमें पानी ब्रेक डाउन हो जाएगा सबसे पहले, यानी ऑक्सीडेशन में जाएगा, ऑक्सीजन बनेगी और पानी compete करेगा हैलाइड आयंस के साथ ताकि डिल्यूट फॉर्म बने हमारे पास। यहाँ पर कैथोड पे क्या हो रहा है, पानी रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। और एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिल्यूट NaCl, यानी कि एनोड पे क्या ऑक्सीजन गैस है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस है। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हैलाइड सॉल्यूशन, इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो क्या है कि एनोड पे जो क्लोरीन के आयंस हैं वो कंपटीशन जीत जाते हैं और क्लोराइन गैस हमारे पास निकल आती है। कैथोड के ऊपर क्या है कि हाइड्रोजन के जो गैस है वो बनती है पानी की मदद से। एग्जांपल दूं तो यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, तो एनोड पे Cl2 क्लोरीन गैस, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। ग्लॉसरी ये नोट कर सकते हो, सिंपल सा टॉपिक था ये, रिएक्शंस याद करने हैं। अब कुछ रूल्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर टाइप ऑफ सोल्यूशन हमारे पास डिल्यूट होगा तो जो गैस एनोड पे निकलेगी वो ऑक्सीजन हुआ करेगी और कैथोड पे जो निकला करेगी वो हाइड्रोजन हुआ करेगी। अगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो गैस जो एनोड पे निकला करेगी वो हैलोजेंस हुआ करेंगी, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, और गैस कैथोड पे जो निकला करेगी वो हाइड्रोजन ही हुआ करेगी। ये मोस्टली हैलाइड सोल्यूशंस के लिए ऐसे ही काम करता है, यानी कि कैथोड हमारे पास हमेशा हाइड्रोजन गैस ही निकालता है क्योंकि पानी आराम से जो H+ निकाल सकता है, और एनोड पे हमारे पास या ऑक्सीजन निकलेगी या हैलोजेंस निकलेगा। वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि डिल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है जी 4.4, और इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिस्कस करना है डिटेल में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं ताकि हम एक पतली सी लेयर किसी भी दूसरे मेटल के ऊपर किसी भी मेटल की लगाएं। तो जिस भी मेटल की हम लोगों ने प्लेटिंग करनी है, यानी कि जिसको भी किसी चीज़ के ऊपर चिपकाना है, उसको हम लोग कैथोड बनाएंगे, और यानी कि जिसके ऊपर हम लोग प्लेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको कैथोड बनाना है। और जो चीज़ लगानी है किसी भी मेटल की, लाइक लेयर लगानी है, वो जिस चीज़ को मतलब डिपॉजिट करना है उस मेटल के ऊपर, वो एनोड होगा। तो जो सोल्यूशन है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर आयंस होने चाहिए, आयंस ऑफ द मेटल बीइंग प्लेटेड, यानी कि जिस चीज़ को हम लोग प्लेट कर रहे हैं उसका आयंस होना बहुत लाजमी है। 3 चीज़ें बहुत याद रखनी है आप लोगों ने कि कैथोड क्या होगा, एनोड क्या होगा। अब होगा क्या असल में वो देखो। अब हम लोग डिप करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि कैथोड का जो ऑब्जेक्ट है वो कैथोड है, उसको हम लोग डिप करेंगे, और मेटल बार को भी, यानी कि जिस चीज़ की भी हम लोगों ने कोटिंग करनी है, मेटल बार को भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाल देंगे। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट सोल्यूशन के अंदर से पास कराना है। दूसरा प्रोसेस, जो मेटल्स हमारे पास एनोड में से थे वो डिज़ोल्व होंगे, आयंस बनेंगे और कैथोड के साथ जाके चिपक जाएंगे। इस तरह से हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। बहुत सी एप्लीकेशंस है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास बहुत सी जगह पर यूज़ होती है। अगर हम लोग चाहते हैं जो स्टील है वो उसको जंग ना लगे, रस्टिंग ना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑब्जेक्ट्स को शाइनी और खूबसूरत बनाने के लिए, कोराजन से बचाने के लिए, जंग वगैरह से बचाने के लिए, और ख़राब होने से बचाने के लिए, यानी कि पानी से, हवा से, एसिड वगैरह से ख़राब ना हो, उसके लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। बहुत मशहूर प्लेटिंग्स हैं। जिंक की प्लेटिंग होती है स्टील के ऊपर। अब हम लोग स्टील को बचाना होता है जंग से, तो हम लोग क्या करते हैं, जिंक की लेयर लगाते हैं। तो कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं? एनोड पे जिंक का मेटल होता है, कैथोड पे स्टील का ऑब्जेक्ट होता है, स्पून हो सकता है, कुछ भी। इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें यूज़ होगा, जो सोल्यूशन है वो हमारे पास पोटाशियम जिंक सेनाइड K2ZnCN4 और साथ में सोडियम सेनाइड यूज़ होते हैं। अब होगा क्या, जो जिंक के एटम्स हैं एनोड से वो Zn2 पॉजिटिव आयंस बन जाएगी, और Zn2 पॉजिटिव आयंस हमारे पास कैथोड पे जाएंगे और वहाँ पर जाके वो जिंक मेटल बन जाएंगे। याद इट चीज़ें याद करनी है। और ये जिंक जो अभी हमारे पास बना है ये स्टील को कोट करेगा। रिएक्शंस देखते हैं, एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। कैथोड पे जिंक क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी कि यहाँ पर मेटल लेयर ऑन स्टील हमारे पास बन गई है। अब क्या चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है कि जो सनाइड आयंस है Cn नेगेटिव, वो बहुत डेंजरस और बहुत पॉइजनस होते हैं, और उनको हम लोगों ने रिवर में नहीं फेंकना क्योंकि ये मछलियों को और एनिमल्स को मार सकते हैं।
नेक्स्ट चीज़ है टिन प्लेटिंग ऑन स्टील। टिन की प्लेटिंग करनी है स्टील के ऊपर। ये हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, जो फूड के कैंस होते हैं हमारे पास, जितने भी कैंस वगैरह हम लोग होते हैं वो टिन के बने होते हैं, वो असल में स्टील के होते हैं, लेकिन हम लोग उसको टिन से कोट करते हैं ताकि हम लोग हार्मफुल रिएक्शन से बचा सकें खाने को या जो भी हमारे पास है। हम लोग स्टील क्यों नहीं डायरेक्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि खानों के अंदर एसिड्स होते हैं और वो स्टील के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और फिर खाना हमारे पास टॉक्सिक हो जाता है। अब यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो सबसे पहले क्या, एनोड पे हमारे पास टिन होगा, कैथोड पे जिस चीज़ को करना है वो स्टील है। इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ होगा वो स्टेनस सल्फेट SnSO4, और साथ में कुछ ड्रॉप्स हमारे पास डिल्यूट H2SO4 के भी यूज़ होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के भी। रिएक्शंस क्या होगा एनोड के ऊपर, जो एसन था वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैथोड पे वो गेन करेगा, यानी कि कोटिंग करेगा स्टील के ऊपर। क्रोमियम प्लेटिंग दूसरी है। क्रोमियम हमारे पास शाइनी लुक देती है गाड़ियों को, बाइक्स को, मशीन्स को, ताकि वो जंग वगैरह से बच सकें। और क्रोमियम अच्छे से स्टील के ऊपर नहीं चिपकती, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोट करते हैं स्टील को, कॉपर से या निकल से कर सकते हैं, और उसके बाद क्रोमियम से करते होते हैं। तो जो मटेरियल यूज़ होते हैं, यानी कि जिस चीज़ से हम लोगों ने करनी है वो हम लोग क्या है कि क्रोमियम, जिस चीज़ को करना है वो कैथोड पे आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट है। इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास यूज़ होता है क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4, साथ में डिल्यूट H2SO4। रिएक्शंस क्या होंगे, एनोड के ऊपर हमारे पास Cr3 पॉजिटिव, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, कैथोड पे वो गेन करेगा, तो मेटल की कोटिंग होगी। गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल्स भी हम लोग इसको कहते होते हैं, इनको देखते हैं गौर से। गैल्वेनिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को यूज़ करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और इसको बाहर की पावर नहीं चाहिए, जैसे बैटरी की पावर नहीं चाहिए होती। इसको हम लोग वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, जिसका नाम अलेसेंड्रो वोल्टा के बाद रखा गया, साइंटिस्ट थे। डैनियल सेल्स भी कहते हैं क्योंकि इनको इन्वेंट किया था फ्रेडरिक डैनियल ने। डैनियल सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, यानी कि जिंक बार को हम लोग डिप करते हैं ZnO4 सोल्यूशन के अंदर, कॉपर बार को CuSO4 सोल्यूशन के अंदर। साल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब हमारे पास होती है साल्ट सोल्यूशन के साथ, जैसे कि KCl है, और वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। अब होता क्या है, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, तो वो Zn2 पॉजिटिव बनेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन होगी एनोड के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर जाएंगे वायर के ज़रिए कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो वहाँ पर क्या होगा कि Cu2 पॉजिटिव आयंस, वो Cu कॉपर जो है गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो कॉपर मेटल बनेगा, तो रिडक्शन होगी कैथोड के ऊपर। साल्ट ब्रिज क्या है, साल्ट ब्रिज हमारे पास अलाउ करती है आयंस को, ताकि वो मूव कर सकें आराम से दो सॉल्यूशंस के दरमियान, चार्जेस बैलेंस रहें, सॉल्यूशंस मिक्स होने से बचें। अब रिएक्शंस डैनियल सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, एनोड और कैथोड के ऊपर। एनोड के ऊपर जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है दो, कैथोड के ऊपर वो गेन करता है, तो कॉपर सॉलिड मेटल बनता है। अब हम लोग क्या देखते हैं इसके अंदर कि जो जिंक का रॉड है वो बड़े आराम से डिजॉल्व हो रहा है, कॉपर का जो रॉड है वो मेटल्स को गेन कर रहा है। वोल्ट मीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है, और बैटरी के तौर पे ये हमारे पास एक काम कर रहा होता है वोल्टाइक डैनियल सेल। तो ये ग्लॉसरी है, इसको आराम से नोट कर लो। आगे कॉन्सेप्ट असेसमेंट है। ओके, कहता है वाई इज जिंक, अच्छा एक सेकंड जी, वाई इज जिंक यूज फॉर प्लेटिंग स्टील। क्यों यूज होता है जी, क्योंकि रस्टिंग से बचाता है जंग से और स्टील को प्रोटेक्ट करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सिनाइड इन जिंक प्लेटिंग, वो बचाती है पानी को ताकि वो रिएक्ट करे इलेक्ट्रोलाइट के साथ, लेकिन ख़तरनाक भी होती है, तो इसको हैंडल करना बहुत सेफली हैंडल करना ज़रूरी है। वाई इज टिन प्लेटिंग यूज फॉर फूड कैंस, टिन नॉन पॉइजनस है और एसिड्स को रोकता है खानों के साथ रिएक्ट करने में और स्टील के साथ रिएक्ट करने में भी। क्रोमियम क्यों यूज़ होती है व्हीकल्स के अंदर, क्योंकि शाइनी होती है, रंग से बचाती है और ज़रा गाड़ी शाड़ी एक्सपेंसिव लगती है। साल्ट ब्रिज क्या करती है डैनियल सेल्स के अंदर, चार्ज को बैलेंस करती है और आयंस को आराम से मूव करा सकती है सोल्यूशन के अंदर। ये काम हमारे पास सब ये करता है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है व्हाट इज हाफ सेल। देखो, हर मेटल रॉड जो अपने सोल्यूशन के अंदर होता है हम उसको हाफ सेल कहते हैं। अगर हमारे पास जिंक रॉड है जिंक सल्फेट के अंदर, कॉपर रॉड है कॉपर सल्फेट के अंदर, तो हमारे पास क्या है कि दो हाफ सेल्स हैं। तो जब हम लोग उनको कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास एक कंप्लीट सेल बनेगा। पहले दो थे, अब एक कंप्लीट सेल बन जाएगा, जिसको हम लोग डैनियल या वोल्टाइक सेल कहेंगे।
अब डैनियल सेल हमारे पास काम किस तरह से कर रहा है, देखो जिंक के पास ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे, ऑक्सीडेशन करे, तो जिंक आयंस बनते हैं और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास वायर के जरिए कॉपर रॉड पे पहुंचते हैं, कॉपर उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और कॉपर मेटल बन जाता है। तो सिंपल में अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, जिंक रॉड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। इलेक्ट्रोड कौन सा था, एनोड था। कॉपर रॉड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है कैथोड पे, तो कॉपर मेटल बन जाएगा। तो हाफ सेल रिएक्शन की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो क्या है कि ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक हाफ सेल के अंदर, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, कॉपर के अंदर वो गेन कर रहा है। तो रिएक्शंस जो डैनियल सेल्स के ऊपर हो रहे हैं वो क्या है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, जिंक आयन बन रहा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, कैथोड में रिडक्शन हो रही है, आयन गेन कर रहा है और सॉलिड मेटल बन रहा है। 4.2 हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट असेसमेंट है जी, इसको भी देखना है। और इसमें क्या आता है कि स्केच अ वोल्टाइक सेल यूजिंग सिल्वर जिंक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और जिंक सल्फेट ZnSO4। सो जिंक ज़्यादा एक्टिव है सिल्वर से, इसका मतलब है कि जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है सिल्वर की बनिस्बत। तो क्या होगा, एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर जिंक है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैथोड पे सिल्वर है तो सिल्वर गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे जिंक से सिल्वर की तरफ। सो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जिंक हमारे पास क्या है कि जिंक का रॉड है यहाँ पर, तो जिंक का सोल्यूशन है SnO4 यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर जाएंगे सिंपली इस तरह से। ठीक है, इनको डब्बों में बना दो। ओके, सो एनोड जो है हमारे पास जिंक के रॉड है, ये एनोड है, कैथोड सिल्वर का रॉड है और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं जिंक से सिल्वर की तरफ, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। आगे जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 4.6 और बहुत मशहूर मारूफ टॉपिक ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये क्या है, ये लिस्ट ऑफ मेटल्स हैं जो अरेंज हुए हैं इस ऑर्डर में कि वो कितने इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है यानी कि रिडक्शन कर सकता है। और ये लिस्ट हमारे पास बनी हुई है एक वैल्यू की बेस के ऊपर जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं यानी कि E0 भी कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये हमको बताता है कि कितना एक मेटल चाहता है कि वो रिड्यूस हो जाए यानी कि बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। सो ये मेजर होता है वोल्ट्स के अंदर और इस चीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। तो टेबल को अगर हम लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो क्या है कि पोजीशन इन टेबल मेटल्स इन इज हायर इन टेबल, जो सबसे ऊपर होगा वो लो रिडक्शन पोटेंशियल रखता है यानी कि बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है, ज़्यादा एक्टिव है। जो सबसे नीचे है वो हमारे पास क्या है कि हाई रिडक्शन पोटेंशियल रखता है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से गेन कर सकता है और लेस एक्टिव होता है। तो वोल्टाइक सेल की अगर हम लोग बात करें तो एनोड क्या है कि मेटल विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि वो रिएक्टिव है और रिएक्टिव है ज़्यादा। तो कैथोड पे अगर हम लोग बात करें तो जो मेटल है वो हायर रिडक्शन पोटेंशियल रखता है यानी कि लेस रिएक्टिव है। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग बात करें किसी के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बड़े आराम से वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव बन सकता है। अगर ये पॉजिटिव है कोई भी तो वो क्या है, लेस रिएक्टिव है यानी कि बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। तो पॉजिटिव वाला गेन करेगा, बड़े गौर से सुनना, तो जो गेन करेगा वो क्या है, कैथोड होगा, क्योंकि कैथोड हमारे पास गेन करता है और एनोड क्या करता है, लूज करता है। सो पॉजिटिव को जहाँ पर भी देखोगे वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो ये पूरी लिस्ट है जहाँ पर जितने भी पॉजिटिव हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, खाली बनी हुई है, बस इसको उतना ही याद रखो। तो ग्लॉसरी है, इसको देख लो। सो आगे है जी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा कि लिस्ट है आयंस की या मेटल्स की जो कि हमें बताती है कि कोई कितने जल्दी इजीली लूज कर सकता है या गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये हमें बता सकता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दरमियान अंदर क्या हो सकता है। तो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, कैथोड पे अगर हम लोग देखें किसी भी कैथोड के ऊपर, कैथोड मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है
तो पॉजिटिव आयंस जिसको कैट आयंस कहते हैं वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि कैथोड ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले ही आएंगे ना। तो ये आयंस हमारे पास गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, जिसको रिडक्शन कहते हैं। और जो लेस रिएक्टिव आयंस हैं, यानी कि जो नीचे वाली सीरीज़ में थे, और वो सबसे पहले रिड्यूस होंगे। अगर एग्जांपल लें, अगर Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव आ रहा है सोल्यूशन के अंदर, तो H लोअर में लेस रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, सोडियम नहीं बनेगा, क्योंकि वो हमारे पास पहले आ रहा है इसलिए। एनोड पे बात करें तो एनोड नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। सो नेगेटिव आयंस यहाँ पर आएंगे, एन आयंस यहाँ पर आएंगे, क्योंकि एनोड खुद क्या पॉजिटिव है। सो ये जो आयंस है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर हैलाइड आयंस हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो वो सबसे पहले डिस्चार्ज होंगे। अगर कोई हैलाइड नहीं है, यानी कि कोई भी हेलोजेंस नहीं है ग्रुप 7 वाले, तो OH डिस्चार्ज हो जाएगा पानी से। सो यहाँ पर कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि वाई डज OH नेगेटिव समटाइम्स कम बिफोर क्लोराइन। तो कभी कभी हमारे पास OH पहले क्यों आ जाता है क्लोराइन से। ये डिल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर होता है। इसकी दो वजूहत हैं। पहला कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। डिल्यूट सोडियम क्लोराइड के अंदर बहुत कम क्लोराइन के आयंस होते हैं, और लेकिन बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस होते हैं। तो OH हमारे पास जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरी वजह ओवर पोटेंशियल की, हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए होता है ताकि हम लोग क्लोराइन को रिलीज़ करें क्लोराइन गैस के तौर पे, और OH को कम एनर्जी चाहिए तो बड़े आराम से O2 गैस बन जाता है। सो जब डिल्यूट NaCl होगा तो OH को फेवर दी जाती है। फाइनल रूल क्या याद रखना है कि अगर डिल्यूट NaCl है तो एनोड पे क्या होता है, हमारे पास O2 बनता है OH से, और कैथोड पे H2 बनेगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है तो एनोड पे क्या बनेगा, एनोड का प्रोडक्ट क्लोराइन होगा, और कैथोड पे H2 बनेगा। गॉटचा। आगे चलें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के, मैं बता रहा हूँ दोबारा। और ये चैप्टर ख़त्म होने ही वाला है, बस अल्लाह का शुक्र है। सही, इसने मेरा भी दिमाग खाया। रिएक्शंस बहुत ज़्यादा है इसमें, तो आप लोगों ने अच्छे से रिएक्शंस याद करने हैं, कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं। इसमें सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स की हैं, सारी चीज़ें याद करने वाली हैं और समझने वाली हैं। कॉन्सेप्ट असेसमेंट है जी, विच मेटल इज़ मोर लाइकली टू गेट रिड्यूस्ड। हम लोग को उसने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है Al3+3 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर एलुमिनियम बन रहा है। ये फ्लोरीन दी हुई है, आयरन दिया हुआ है Fe। सो नेगेटिव दिया हुआ, ये भी नेगेटिव है। तो देखो Fe ज़्यादा रिड्यूस होगा, क्योंकि उसकी हमारे पास जो है ना Fe की हायर जो है हमारे पास वैल्यू है। E नेगेटिव की वैल्यू जो है ना, E0 की वैल्यू ज़्यादा है। सो -0.44 बड़ा होता है, माइनस में है ना 0.44, जितना जीरो के करीब जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा। तो ये बड़ा है बजाय कि इसके, तो इसका मतलब जिसकी ज़्यादा E0 है तो ज़्यादा अच्छा है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में। कहता है अरेंज मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड। हम लोग को उसने ये सोडियम दिया हुआ है, जिंक दिया है, कॉपर दिया हुआ है, और इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहले कौन सा रिड्यूस होगा, सबसे पहले हमारे पास Na रिड्यूस होगा क्योंकि नेगेटिव है। उसके बाद हमारे पास जिंक आएगा। अच्छा, लोएस्ट टू हाईएस्ट जाना है, याद रखना सबसे कम किसकी है। सो सबसे हाईएस्ट तो जो है वो कॉपर की है, वो पॉजिटिव में ना, इसलिए तो कॉपर की Na की सबसे कम है, Na की सबसे कम है, फिर जिंक की आती है, फिर कॉपर की आती है। तो Na देन जिंक देन कॉपर। कॉपर की सबसे ज़्यादा, तो बड़े जल्दी रिड्यूस हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच हाफ सेल डज ऑक्सीडेशन एंड विच डज रिडक्शन। ये उसने हम लोगों को एग्जाम्पल दिखाई हुई है और रिएक्शंस भी बताए हुए हैं। तो देखो वोल्टाइक सेल की डायग्राम में एक साइड के ऊपर जिंक रॉड है, जिसके अंदर हमारे पास जिंक रॉड है विद Zn2 पॉजिटिव सोल्यूशन। दूसरी साइड के ऊपर H पॉजिटिव है और प्लेटिनम वायर लगी हुई है। एनोड के ऊपर क्या हो रहा है कि Zn हमारे पास ऑक्सीडेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, रिडक्शन हो रही है। सो ऑक्सीडेशन हमारे पास हो रही है जी जिंक हाफ सेल के ऊपर, यानी कि जिंक लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, और रिडक्शन हो रही है हाइड्रोजन हाफ सेल के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। ये देख लो, गेन कर रहा है, ये लूज कर रहा है। नेक्स्ट है जी 4.7 बैटरी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सबसे पहला बैटरी है, गैल्वेनिक सेल जिसको कहते हैं। बैटरी इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स है। ये गैल्वेनिक सेल्स में आ सकता है, एक या एक से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल हो सकता है। ये रिडॉक्स रिएक्शन के जरिए काम करता है। अब अंदर क्या होगा, एनोड के ऊपर सब्सटेंस ऑक्सीडाइजेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू जाएंगे। कैथोड के ऊपर क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होंगे रिडक्शन के लिए। ड्राई सेल हमारे पास जो रिमोट कंट्रोल के अंदर वो ड्राई सेल्स यूज़ होते हैं, वो गाड़ियों के अंदर जो लेड एसिड बेस्ड बैटरीज होती हैं, वो जो घड़ियों के अंदर मरकरी बैटरी डाली जाती है, वो ये सारी हमारे पास जो हैं इसके अंदर आती हैं, बैटरी के अंदर आती हैं, गैल्वेनिक सेल के अंदर आती हैं। दूसरा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल एक स्पेशल काइंड की बैटरी है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को यूज़ करती है, कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। स्पेस क्राफ्ट के अंदर यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और सब मैरिन्स के अंदर यूज़ होती है। फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो एक साइड से आ रही है, ऑक्सीजन गैस दूसरी साइड से आ रही है, दरमियान में KOH होता है यानी कि अल्कलाइन सोल्यूशन, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एनोड पे क्या होगा कि हाइड्रोजन और OH हमारे पास रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से पानी और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है पानी के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज हो रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी बन रहा है, एनर्जी बन रहा है और हीट बन रहा है, यानी कि कोई पोल्यूशन नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ पानी बन रहा है। ये ग्लॉसरी है, इसको नोट कर लो। फिर ये समरी थी। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले को, ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में क्या था कि हम लोग हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को मिक्स कर रहे हैं एक स्पेशल बैटरी के अंदर, जिसको फ्यूल सेल भी कहते हैं। बजाय कि जलाने के, ये गैसेस बड़े आराम से स्लोली काम करती हैं और पानी बनाती हैं। इसको करते हुए ये इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं, और यही फ्यूल सेल का मैजिक है। फ्यूल सेल के अंदर क्या हो रहा था, दो इलेक्ट्रोड से, एक साइड पे एनोड है यानी कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है, दूसरी साइड पे कैथोड है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है। कैथोड पॉजिटिव साइड है, सो ऑक्सीजन और पानी और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या कर रहे हैं, OH बना रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस और वाटर इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, जिसकी वजह से OH आ रहा है, हाइड्रोक्साइड आयंस आ रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लोग देखें फ्यूल सेल का, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस पानी बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएंगे और पानी बनाएंगे प्योर वाटर, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इस प्रोसेस के अंदर भी। अब इलेक्ट्रॉन्स जाते किस तरह से हैं, जब हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्ट करती है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगी। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बैटरी के जरिए जाएंगे एक सर्किट के अंदर, जिस तरह से बैटरी के अंदर होता है। कैथोड के अंदर जाएंगे, ऑक्सीजन वेट कर रही है ताकि उनको रिसीव करे। ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। कितनी वोल्टेज देती है ये फ्यूल सेल, हमारे पास 0.9 वोल्ट देता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि बहुत थोड़ा लग रहा है। बट मैनी सेल्स कैन बी ज्वाइन टू मेक मोर पावर। बहुत से सेल्स को ज्वाइन किया जा सकता है ताकि ज़्यादा पावर बन पाए। पानी क्यों क्या होता है, देखो, जो पानी बनेगा वो बहुत हॉट स्टीम वाला पानी होता है, क्योंकि सेल बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहा है। ये पानी एवेपोरेट हो जाता है, स्टीम बन के उड़ जाता है। स्पेस मिशन के अंदर हम बात करें, स्पेस मिशन पे जो जाते हैं, तो ये जो स्टीम है दोबारा ठंडी की जाती है ताकि दोबारा पानी बने, और एस्ट्रोनॉट इसी पानी को पीते हैं। अच्छी बात नहीं है क्या, ये अच्छी बात है ना। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फ्यूल सेल्स के। एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स, बहुत एफिशिएंट है, यानी कि काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी देता है बहुत कम फ्यूल से, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती, कोई हीट कोई स्मोक नहीं निकल रही, बहुत क्लीन है, पोल्यूशन नहीं बन रही, सिर्फ पानी बन रहा है स्टीम की फॉर्म में, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, यानी कि टूटने का खदशा भी नहीं है, बहुत से सालों तक आराम से काम कर सकता है। कोई स्मोक नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई हार्मफुल गैसेस नहीं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही, कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड नहीं बन रही, खतरनाक गैसेस। रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास दोबारा बनाई जा सकती है सोलर और विंड एनर्जी के जरिए। अब प्रॉब्लम्स क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है फ्यूल सेल्स के। हाइड्रोजन खतरनाक होती है, यानी कि बहुत ही फ्लेमेबल है, बहुत जल्दी आग पकड़ सकती है, बहुत जल्दी फट सकती है अगर हम लोग इसको अच्छे से हैंडल ना करें। तो अच्छे कंटेनर्स चाहिए इसको ताकि ये अच्छे से काम कर सके, केयरफुल ट्रांसपोर्ट चाहिए इसको मूव कराना बड़ा मुश्किल है। यानी कि हाइड्रोजन को हम एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से नहीं लेके जा सकते, इसको बड़े सेफ्टी वाले सिस्टम चाहिए होते हैं। एक्सपेंसिव प्रोडक्शन है, यानी कि जो हम लोगों ने हाइड्रोजन बनानी है पानी के जरिए, उसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए, जो बहुत महंगा काम हो जाता है। सो कंपैरिजन है गैसोलीन इंजन्स का। फ्यूल सेल्स यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और गैसोलीन जो हम लोग यूज़ करते हैं, फ्यूल सेल्स के अंदर सिर्फ पानी प्रोड्यूस हो रहा था, कोई मूविंग पार्ट नहीं, बड़ी क्वाइट क्लीन प्रोसेस है, रिन्यूएबल हाइड्रोजन है, और बड़े जो हमारे पास है हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए केयरफुल चाहिए माहौल। गैसोलीन इंजन जो हमारे पास है, जो मतलब गाड़ियों वगैरह में यूज़ करते हैं, पोल्यूशन बनाता है, धुआं, मूवेबल पार्ट्स भी हैं, आवाज़ भी करता है, पोल्यूशन भी करता है। और पेट्रोल जो है हमारे पास, पेट्रोल रिन्यूएबल नहीं है, यानी कि दोबारा नहीं बनता, लाखों साल लगते हैं, और पेट्रोल को हम लोग लेकर आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्लॉसरी है। शुक्र है, पूरा चैप्टर मुक गया जी।
सो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 था ये कंप्लीट, जिसको हम लोगों ने देखा काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये। और इसके अंदर बहुत से रिएक्शंस और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके लॉन्ग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 100% क्या 1000% चांस है इसमें से लॉन्ग्स ही लॉन्ग्स आएंगे आप लोगों के पास। शॉर्ट्स में भी पूछ सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, लेकिन लॉन्ग्स का बहुत ज़्यादा चांस है कि इसमें से वो लॉन्ग्स देगा ही देगा। तो ये था जी स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाजिर होंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 को भी कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और कमेंट करें अच्छे अच्छे। अल्लाह निगहबान।